कल जब महागठबंधन ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान किया तो उसमें सरप्राइजिंग कुछ भी नहीं था। जाहिर तौर पर मुकेश सहनी तो जिद लेकर बैठ गए थे। महागठबंधन के अन्य दलों को यह बात माननी ही थी, मगर तेजस्वी यादव ने एक चीज स्पष्ट किया था कि अगर सरकार बनी तो उप मुख्यमंत्री एक से ज्यादा होंगे। हालांकि उन्होंने नाम नहीं बताया, मगर उप मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर जैसे ही मुकेश सहनी के नाम का ऐलान हुआ, सोशल मीडिया पर मुसलमानों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने लिखा कि राजद के लिए मुस्लिम नेता और कार्यकर्ता सिर्फ दरी बिछाने के लिए हैं। 2 से 3% वाले उप मुख्यमंत्री और 18% वाले कुछ भी नहीं। राजद के साथ एक समीकरण को हमेशा जोड़ा जाता है, MY यानी कि मुस्लिम और यादव। अब MY को मुकेश और यादव समीकरण बताया जा रहा है। मौका और दस्तूर दोनों था तो ओवैसी की पार्टी AIMIM ने भी चौका मारा। MIM की तरफ से कहा गया कि मुसलमानों को सिर्फ वोट देने के लिए रखा गया है क्या? जिनकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी वाली बात कहां चली गई? अब इस सवाल पर आते हैं कि अगर ये निश्चित है कि महागठबंधन की सरकार में 2 डिप्टी सीएम होंगे तो दूसरे का ऐलान करने से तेजस्वी पीछे क्यों भाग रहे हैं? कम से कम यही बता दें कि वो किस कम्युनिटी से होगा। क्या मुसलमानों के अंदर ये सेंटिमेंट पैदा करके MIM इस चुनाव में कैपिटलाइज कर सकती है? तो इसी पर हमारा आज का इलेक्शन वॉच का एपिसोड भी है। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप देख रहे हैं खबरगांव। चुनावों के ऐलान के बाद कल 23 अक्टूबर को महागठबंधन ने पहला साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने तेजस्वी यादव को महागठबंधन से मुख्यमंत्री का चेहरा और VIP के संयोजक मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया। एक तरफ तो यह बड़ा ही सकारात्मक था कि महागठबंधन ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान किया, क्योंकि NDA की तरफ से अब तक ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई। ये जरूर कहा गया कि ये चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है, लेकिन इस पर सबने चुप्पी साधी रखी है कि चुनाव के बाद अगर NDA को बहुमत मिलती है तो क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। तो इस लिहाज से महागठबंधन ने अपने वोटर्स को एक कॉन्फिडेंस दिया कि वो तेजस्वी के चेहरे के साथ इस चुनाव में उतर रहे हैं। मगर उप मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान करने पर मुसलमानों में एक नाराजगी देखी गई। सोशल मीडिया पर नाराजगी तो एक तरफ, अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM की बात करते हैं। MIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने कहा कि एक तरफ ये कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस हिसाब से देखें तो प्रदेश में 19% मुसलमान हैं और मुकेश सहनी की जाति के सिर्फ 2% लोग हैं। 2% वाला उप मुख्यमंत्री बन सकता है, लेकिन 19% वालों का कोई अता पता नहीं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, महागठबंधन ने आज अनाउंस किया कि CM का चेहरा रहेंगे तेजस्वी यादव, उप मुख्यमंत्री डिप्टी CM बनेंगे सहनी साहब। तो ठीक है उनका फैसला, लेकिन अब इनका हिपोक्रेसी देखिए कैसा एक्सपोज होता है। एक तरफ तो ये बात करते हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब हिस्सेदारी के हिसाब से अगर आप आंकड़ा लगा लो तो 19% मुसलमान है, 2% सहनी साहब वाले लोग। अब 2% वाला उप मुख्यमंत्री बन सकता है, मगर 19% वाला मुसलमान का अता पता ठिकाना नहीं है। वो क्यों नहीं बन सकता? क्या मुसलमान सिर्फ दरी बिछाएगा? क्या मुसलमान सिर्फ आपको वोट देने के लिए है? तो ये तो हिपोक्रेसी है ना। फिर आप क्यों बोलते हो जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी? हम तो ये बोलते हैं, हम गए थे, हम तो जा रहे हिस्सेदारी की बात करने। देखिए, जब तक आप मुसलमानों का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं करोगे, उनको मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में नहीं लाएंगे इस तरह, तो कैसा आगे बढ़ेगी कम्युनिटी? और जब हम हिस्सेदारी की बात करते हैं तो हम पे तरह तरह की बेबुनियाद बातें कर। और हमने इनको बोला भी था महागठबंधन को, आइए साथ में मिलकर लड़ते हैं ताकि सेकुलर वोटों का विभाजन ना हो और BJP NDA को हराया जाए। मगर ये नहीं माने तो हम तो लड़ रहे हैं। हमने ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस बना लिया है वहाँ पर बिहार में, मौर्या जी साथ में, ASP जो पार्टी है चंद्रशेखर आज़ाद जी की उनके साथ में, और हम लड़ रहे हैं। और हमारी पार्टी ने तो नॉन मुस्लिम को भी काफ़ी जगहों के ऊपर कैंडिडेट उतारा है। तो ये हिस्सेदारी की लड़ाई है, न्याय इंसाफ की लड़ाई है, हक की लड़ाई है, सीमांचल के विकास की लड़ाई है, और जो बिहार में इतना रैम्पेंट करप्शन चल रहा है उसको ख़त्म करना है। ये उसकी लड़ाई में हम हिस्सा ले रहे हैं। मगर ताज्जुब की बात है, ताज्जुब है कि 2% वाला उप मुख्यमंत्री बन सकता है, मगर 19% में ये महागठबंधन वाले को कोई ऐसा मुसलमान चेहरा नहीं दिखा जो बिहार का उप मुख्यमंत्री बन सके। इस नाराजगी का डैमेज कंट्रोल करने के लिए आज सुबह एक तस्वीर आई। मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित होने के बाद तेजस्वी यादव आज हेलीकॉप्टर से रैली करने निकले। इस मौके पर उनके साथ मुकेश सहनी, IP गुप्ता और राष्ट्रीय जनता दल यूथ विंग के अध्यक्ष कारी सोहेब मौजूद रहे। मगर तेजस्वी यादव से सवाल यही पूछे जा रहे हैं कि अगर उन्हें दूसरा उप मुख्यमंत्री बनाना ही है तो ये भी ऐलान कर दें कि वो व्यक्ति मुसलमान होगा।
एमआईएम प्रवक्ता वारिस पठान ने एक एक्स यूजर अशरफ हुसैन की एक पोस्ट को रिपोस्ट किया। पोस्ट है, मुसलमान सियासत का वो अतीम बच्चा है जिसे इलेक्शन के वक्त गोद लिया जाता है और इलेक्शन के बाद यतीम खाने में दोबारा छोड़ दिया जाता है। एमआईएम इसको अपने पक्ष में ज्यादा से ज्यादा कैपिटलाइज करने की कोशिश कर रही है, इसलिए वो लगातार इस मुद्दे पर वोकल है। चुनाव की शुरुआत में कहा जा रहा था कि एमआईएम पर शायद इस बार मुसलमान उतना भरोसा ना करें क्योंकि अंततः उनके जीते हुए लोग राजद में ही चले जाते हैं। असदुद्दीन ओवैसी इस बार मुसलमानों के वोट में बंटवारा नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने लालू यादव को पत्र लिखकर महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा जताई थी। उन्होंने तेजस्वी यादव को भी पत्र लिखा था। एमआईएम के बिहार प्रमुख अख्तरुल इमाम ने लालू यादव के आवास के बाहर ढोल बजाकर गठबंधन का दरवाजा खोलने के लिए आग्रह किया था, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकला। लेकिन चुनाव तो लड़ना ही था। एमआईएम ने 2020 के विधानसभा चुनाव में 14 सीटों पर चुनाव लड़ा था। पार्टी का मेन फोकस सीमांचल के मुस्लिम बाहुल सीटों पर रहा। उन्होंने आमौर, कोचाधामन, जोकीहाट, बैसी और बहादुरगंज में न सिर्फ जीत दर्ज की बल्कि सीमांचल की बाकी सीटों पर भी ठीक ठाक वोट लाने में कामयाब रहे। मतलब इतने वोट जो कि हार जीत के अंतर से बड़े हों। इसको ऐसे समझें कि अगर ओवैसी की पार्टी यहां नहीं लड़ती या राजद के साथ लड़ती तो ये वोट एक मुश्त पड़ सकते थे। हालांकि चुनाव के सिर्फ 1.5 साल के भीतर इन 5 में से 4 विधायक राजद में शामिल हो गए। खैर, गठबंधन करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी ने यही मुद्दा भी उठाया था। उन्होंने कहा था कि कोई भी पार्टी एनडीए को अकेले नहीं हरा सकती। अगर एमआईएम इस गठबंधन का हिस्सा होता तो सीमांचल या मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में मुस्लिम वोटों का बंटवारा नहीं होगा, जिससे कि एनडीए के खिलाफ लड़ाई में हम मजबूत बनेंगे। लेकिन यह भी सच है कि राजद कभी भी एमआईएम को अपने साथ लाकर उनमें वो स्पेस नहीं देना चाहेगी, क्योंकि आज भी बिहार के मुसलमान असदुद्दीन ओवैसी से ज्यादा लालू यादव पे भरोसा करते हैं। एमआईएम ने इस चुनाव में चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य की अपना जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया है। इसे ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस नाम दिया गया है। ओवैसी इसके जरिए बिहार में एक थर्ड फ्रंट बनाना चाहते हैं। इस गठबंधन ने कुल 64 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, जिनमें 25 सीटों पर एमआईएम ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। ये वो सीटें हैं जिन पर मुस्लिम वोटर्स का बड़ा इंपैक्ट रहता है। इनमें 2 सीटें ऐसी भी हैं जहां से गैर मुस्लिम को भी टिकट दिया गया है। सिकंदरा से मनोज कुमार दास और ढाका से रंजीत सिंह को मैदान में उतारा गया। बाकी सीटों पर पार्टी ने मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारा है। लेकिन सवाल यही है कि अगर ओवैसी के प्रति भरोसा पिछले चुनाव से ज्यादा मजबूत हुआ होगा तो क्या यह डैमेज और बड़ा हो सकता है? ओवैसीज इंपैक्ट पर कभी भी चुनाव से पहले बात नहीं होती, ये चुनाव परिणाम के बाद ज्यादा सही से समझ आता है। तो खबरों में अब आगे बढ़ते हैं। रैली और जनसभाओं के लिहाज से देखें तो बिहार में आज सबसे ज्यादा गहमा गहमी वाला दिन था। कल नॉमिनेशन विड्रॉल के आखिरी दिन के बाद आज कई स्टार प्रचारक बिहार में दिखे। शुरुआत गृह मंत्री अमित शाह से करते हैं। उन्होंने अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत सिवान से की। पिछले सप्ताह 17 अक्टूबर को अमित शाह तराया से भाजपा विधायक जनक सिंह के नॉमिनेशन में वो सारण पहुंचे थे। तब भी उनकी जुबान पर मोहम्मद शहाबुद्दीन का नाम था और आज भी वो सिवान के लोगों को शहाबुद्दीन के खौफ की याद दिलाते रहे। अमित शाह ने कहा कि बिहार में मोदी और नीतीश जी का शासन है, 100 शहाबुद्दीन मिलकर भी आपका बाल बांका नहीं कर सकता। सिवान के बहादुर जनता शहाबुद्दीन को कभी सरेंडर नहीं हुए, शहाबुद्दीन को कभी सरेंडर। हमारे ओम प्रकाश जी बैठे, ओम प्रकाश जी आगे आओ। शहाबुद्दीन के सामने ओम प्रकाश जी को आपने सांसद बनाकर भेजा। और भाइयों बहनों, आप सभी लोग एकजुट हो जाइए, एक मुश्त हो जाइए। इसी शहाबुद्दीन के बेटे को रघुनाथपुर से फिर से एक बार लालू ने खुद टिकट देने का काम किया है। मगर मैं सिवान वालों को कहने आया हूं, अब नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का राज है। 100 शहाबुद्दीन आ जाए, किसी का बाल बांका नहीं हो सकता। इसके बाद उन्होंने लोगों से अपील की कि एक बार और एनडीए की सरकार ले आइए तो चुन चुन कर एक एक घुसपैठिए को बाहर निकालेंगे। ये राहुल बाबा कहते हैं कि घुसपैठियों को बिहार में रहने दो। सिवान वालों, मुझे बताओ,
ये घुसपैठियों को बिहार से निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? जोर से बोलो, निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? मतदाता सूची में घुसपैठिए होने चाहिए क्या? जोर से बोलो, होने चाहिए क्या? मैं आपको वादा करता हूं, अभी तो चुनाव आयोग ने एसआईआर किया है, फिर से एक बार एनडीए सरकार ला दो, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। ये घुसपैठिए यहां क्या कर रहे हैं? साबुद्दीन जैसे लोगों की ताकत बन रहे हैं, हमारे युवाओं की नौकरी छीन रहे हैं, हमारे गरीबों का राशन छीन रहे हैं। ये घुसपैठिए देश विरोधी प्रवृत्ति में भी लिप्त है। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, देश से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर हम देश के बाहर निकालेंगे, देश के बाहर निकालेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज समस्तीपुर और बेगूसराय में जनसभा को संबोधित किया। समस्तीपुर में रैली से पहले वो कर्पूरी ठाकुर के गांव कर्पूरी ग्राम पहुंचे। वहां उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि अर्पित की। नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की प्रेरणा से सुशासन को समृद्धि में बदल रहे हैं। वहीं चोरी के मामले में जमानत पर चल रहे लोग अब जननायक की उपाधि चुराने में भी जुट गए हैं। बिहार कर्पूरी बाबू के इस अपमान को कभी नहीं सहेगा। हम जननायक कर्पूरी ठाकुर की प्रेरणा से सुशासन को समृद्धि में बदल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आरजेडी और कांग्रेस वाले क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ये आपको मुझसे ज्यादा पता है। मुझे आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है। हजारों करोड़ रुपए के घोटालों में ये जमानत पर चल रहे लोग हैं, जमानत पे। और जो जमानत पे है वो चोरी के मामले में जमानत पे है। अब ये चोरी की इनकी आदत ऐसी है कि अब जननायक की उपाधि की चोरी में जुटे हैं। लेकिन इसके बाद कांग्रेस ने उन्हें निशाने पर ले लिया। याद दिलाया वो दिन जब 1979 में जनसंघ ने कर्पूरी ठाकुर से अपना समर्थन वापस ले लिया और उनकी सरकार गिर गई। मुंगेरी लाल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने के बाद जनसंघ कर्पूरी ठाकुर की सबसे बड़े विरोधियों में से एक हो गई। जनसंघ ये मानती थी कि आरक्षण प्रणाली मेरिट को नजरअंदाज करती है और ये एक रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन है। 19 अप्रैल 1979 को कर्पूरी ठाकुर की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, जिसमें वो हार गए और उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। तब जनसंघ ने भी कर्पूरी ठाकुर की सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि क्या यह सच नहीं कि अप्रैल 1989 में आरएसएस और जनसंघ ने मिलकर कर्पूरी ठाकुर जी की सरकार गिराई थी। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि तब जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने नई आरक्षण नीति अपनाई थी, जिसमें ओबीसी को 26% आरक्षण देने के लिए एक अधिनियम पेश कर विधानसभा में पारित किया गया था। आप खुद सुनिए उन्होंने क्या कहा। बिल्कुल, पर हमारे प्रधानमंत्री से सीधे 3 सवाल हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के गांव जा रहे हैं और इस संदर्भ में हमने सीधे 3 सवाल पूछे हैं प्रधानमंत्री से। पहला सवाल यह है कि क्या ये सच नहीं है कि 1989 अप्रैल के महीने में आरएसएस और जनसंघ दोनों मिलकर कर्पूरी ठाकुर जी की जो सरकार थी, राज्य सरकार थी, उसको गिराया। और क्यों गिराया? क्योंकि 1 साल पहले जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने आरक्षण की नीति, नई नीति अपनाई थी। 26% आरक्षण ओबीसी को प्रदान करने के लिए उन्होंने एक अधिनियम लाया था और वो पारित हुआ असेंबली में। और उसे नाराज होकर जुलूस निकाले गए, कर्पूरी ठाकुर जी को बदनाम किया गया, गालियां दी गई, क्या क्या नहीं कहा गया आरएसएस और जनसंघ के नेताओं से। यह हकीकत है। और आज कर्पूरी ठाकुर जी का नाम ले रहे हैं प्रधानमंत्री। मैं उनको हम
उनको याद दिलाना चाहते हैं अप्रैल 1989 में आपने क्या विश्वासघात किया कर्पूरी ठाकुर जी के सरकार के साथ। दूसरा सवाल यह है कि जाति जनगणना की मांग जब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी सभी लोगों ने उठाई तो प्रधानमंत्री 28 अप्रैल 2024 को कहते हैं कि जो लोग जाति जनगणना की बात करते हैं उनकी सोच नक्सल सोच है। यही नहीं, लोकसभा में 21 जुलाई 2021 को एक जवाब दिया गया, प्रश्न पूछा गया और जवाब दिया गया कि मोदी सरकार जाति जनगणना नहीं कराएगी। सुप्रीम कोर्ट में 21 सितंबर 2021 को एक एफिडेविट दाखिल किया गया कि हम जाति जनगणना के पक्ष में नहीं हैं, जाति जनगणना हम नहीं कराएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता की अर्बन नक्सल की सोच है और वही सरकार अभी श्रेय लेना चाहती है कि अगले साल वो जाति जनगणना कराएगी। वहीं तेजस्वी मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित होने के बाद आज दिन भर में 5 जनसभाओं को संबोधित करते दिखे। तेजस्वी ने एनसीआरबी के आंकड़ों को सामने रखते हुए कहा कि एनडीए के 20 साल के शासन में 70,000 लोगों की हत्या कर दी गई। यही है सुशासन। अपराध बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? यही बगल में एक 11 साल 9 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, उसको अस्पताल ले गया गया, पीएमसीएच बेड नहीं मिला, 4 घंटे तक मर गई बेचारी। यही है विकास, यही है सुशासन। कोई आंसू पोंछने आया? आपने मुख्यमंत्री जी को कितना बार देखा है किसी पीड़ित के घर जाते हुए? कहीं देखा है? अब मुख्यमंत्री जी जब आते हैं तो छावनी बदल जाता है, गांव बदल जाता है कि नहीं बदल जाता? छावनी में जनता से कोई संवाद नहीं, कोई मुलाकात नहीं। अब आपको तय करना है कि आपको कैसा मुख्यमंत्री चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि अगर वो सीएम बनते हैं तो बिहार को चिंता मुक्त करने वाले सीएम होंगे। उन्होंने कहा कि मैं जुबान का पक्का हूं और करनी का धनी हूं। लेकिन तेजस्वी का एकमात्र लक्ष्य है कि बिहार को जो है नंबर 1 बनाना है। हम टूटी फूटी और झूठी बातें नहीं कहते हैं, कच्ची बात नहीं करते हैं, पक्की बात करते हैं। आप सब लोगों को पता है, जो कहते हैं वो करते हैं, जो कहेंगे वो करेंगे। और आप सब लोगों को बताना चाहेंगे कि तेजस्वी अगर सीएम बनेगा तो बिहार के लोग भी सीएम बनेंगे, यानी चिंता मुक्त बनाएंगे हम। और यही नहीं बल्कि अपराध भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाएंगे। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हम लोगों को बनाना है। जहाँ जैसे हमने पहले कहा, बिहार में जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं, उस परिवार को सरकारी नौकरी, महिलाओं को मान बहन मान योजना के तहत। तो आज के इलेक्शन वॉच में बस इतना ही। सोमवार को छठ है और बिहार में बिहार के लोगों के लिए इसका अलग ही महत्व है। जाहिर तौर पर जब बिहार के लोग छठ मनाने में व्यस्त होंगे तो कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी भी नहीं होगी। इसलिए अब आपसे अगली मुलाकात होगी मंगलवार को। आप सभी को महापर्व छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके लिए इलेक्शन वॉच के इस अंक को लिखा हमारे साथी ऋषिकेश ने, शूट किया इसे इरशाद ने। मेरा नाम शुभम है और आप देखते रहिए खबरगांव।